सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो देखिए, सबसे ऊपर जो धातुएं पाई जाती हैं उनकी अभिक्रियाशीलता भी बहुत अधिक होती है। सबसे ऊपर स्थित धातु हैं तो ये सबसे अधिक क्रियाशीलता होती है। सक्रियता श्रेणी में ऊपर पाई जाने वाली धातुएं जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की अभिक्रियाशीलता सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो देखिए, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये धातुओं की अभिक्रियाशीलता है वो बहुत ही अधिक होती है। तो इन धातुओं का जो निष्कर्षण किया जाता है तो वो सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित पाए जाने धातुएं जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की अभिक्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। तो इन्हें अपचयन विधि के द्वारा, इन्हें अपचयन या विद्युत अपठनी परिष्करण के द्वारा इसको धातुओं को प्राप्त किया जाता है। इसे विद्युत अपघटनीय परिष्करण द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे धातु हैं जैसे कैथोड पर, एनोड पर कुछ धातु हैं जो कैथोड और एनोड पर। सोडियम धातु है तो सोडियम धातु का निष्कर्षण कैथोड पर किया जाता है और सोडियम का ये सूत्र होता है जैसे Na2 धनायन प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Na। और एनोड पर जो धातु होती है वो है जैसे 2Cl ऋणायन इज इक्वल टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से विद्युत अपघटनी परिष्करण के द्वारा और ये एनोड और कैथोड पर ये धातु है वो प्राप्त होती है। तो ये सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण है वो ऐसे किया जाता है और जो इनकी अभिक्रियाशीलता है वो बहुत ही अधिक होती है। तो इसके लिए हम एक विधि काम में लेते हैं जिसका नाम है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। तो ये विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि, तो ये तीनों श्रेणी वर्गों में बांटा गया है धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है और मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं। तो इनके बारे में, तीनों के बारे में हो गया। अब इसके बाद आती है अगली हेडिंग है परिष्करण कैसे किया जाता है कि धातुएं अपचयन प्रक्रम से जो धातुएं पूर्ण से शुद्ध नहीं होती है उनको विद्युत अपघटनीय परिष्करण के द्वारा शुद्ध रूप से प्राप्त किया जाता है। तो ये धातुओं का परिष्करण है वो अपचयन प्रक्रम में जो पूर्ण रूप से शुद्ध प्राप्त नहीं होती है तो विद्युत अपघटनी परिष्करण के द्वारा इसको शुद्ध रूप से प्राप्त किया जाता है। तो ये है धातुओं का परिष्करण में कुछ धातुएं अपचयन प्रक्रम से पूर्ण रूप से शुद्ध प्राप्त नहीं होती है तो उन्हें विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये धातुओं का परिष्करण हो गया कि कुछ धातुएं जो अपचयन प्रक्रम से पूर्ण से शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं की जाती है तो उनको विद्युत अपघटनी, इनको सबसे सरल
जो अच्छी तरह से प्राप्त करनी है शुद्ध अवस्था में, तो वो विधि का नाम है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। इस विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि के द्वारा ही उसे शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का वर्णन दिया है, विद्युत अपघटनी परिष्करण। तो अगला विद्युत अपघटनी परिष्करण, विद्युत अपघटनीय परिष्करण, विद्युत अपघटनीय परिष्करण। तो इस विधि के द्वारा जो कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम, ये जो सोडियम, पोटेशियम, ये भी धातुएं होती है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण के द्वारा इसको शुद्ध रूप से प्राप्त किया जाता है। तो इस विधि में हम एनोड और कैथोड दो मतलब इलेक्ट्रॉन लेते हैं और उसे इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक टैंक में रख देते हैं और इनको बैटरी और स्विच से जोड़ देते हैं। और जब इनमें विद्युत धारा, विद्युत अपघटन कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन लेते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो अशुद्धियाँ होती है वो एनोड पर जमा हो जाती है और शुद्ध धातु वो कैथोड पर एकत्रित हो जाती है। तो जो अशुद्धियाँ एनोड पर जमा होती है उसको हम एनोड पंख भी कहते हैं। तो इस विधि का जो चित्र सहित ये वर्णन भी पूछ लेते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि का नामांकित चित्र बनाइए और इस विधि को उदाहरण वर्णन करके समझाइए इसको। तो देखिए इस विधि का जो चित्र है, तो इस चित्र को आप समझेंगे, विद्युत अपघटनीय परिष्करण। हाँ, तो देखिए विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि के द्वारा तो इसका हम सचित्र वर्णन करते हैं। तो इसका ये चित्र है कि तांबे का विद्युत अपघटनीय परिष्करण, ये किसका है? तांबे का। तो ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि कॉपर के या तांबे का विद्युत अपघटनीय परिष्करण का नामांकित चित्र बनाइए। तांबे का विद्युत अपघटनीय परिष्करण, इसका नामांकित चित्र बनाइए और इस विधि का वर्णन कीजिए। तो ये इसमें एक टैंक लेते हैं और इस टैंक में अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं और इसमें दो इलेक्ट्रोड धनायन यानी एनोड और कैथोड डाल देते हैं, इनको कुंजी और बैटरी से जोड़ देते हैं और इसमें अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन है विद्युत अपघटक के रूप में लेते हैं। तो ये अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्धियाँ एनोड पर एकत्रित हो जाती है, इसको एनोड पंख कहते हैं, और शुद्ध धातु है वो कैथोड पर जमा हो जाती है। इस प्रकार से इसका ये वर्णन किया जाता है। तो इसका ये नामांकित चित्र आपको ध्यान रखना है। ये अशुद्धियाँ यहाँ एकत्रित हो जाती हैं, इनको एनोड पंख कहते हैं। इस टैंक के अंदर हम भर लेते हैं अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन और इसमें दो छड़ डाल देते हैं एनोड और कैथोड की। ये क्यूप्रस कॉपर धनायन, ये दोनों छड़ों पर लिख देते हैं और ये कुंजी और बैटरी से इसको जोड़ देते हैं, ये धनायन और ये ऋणायन को जोड़ देते हैं। और जैसे ही जब हम अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघटक के रूप में लेते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो अशुद्ध धातु होती है वो एनोड पर एकत्रित हो जाती है और शुद्ध धातु है वो कैथोड के रूप में जमा हो जाती है। तो जो विलय अशुद्धियाँ होती है वो एनोड पर एकत्रित हो जाती है, इनको हम एनोड पंख कहते हैं। तो ये इसकी विधि का वर्णन दे रखा है। तो देखिए इसका वर्णन करते हैं कि इसके द्वारा, इस विधि के द्वारा हम कॉपर, जिंक, टिन, सिल्वर, कॉपर, सिल्वर और ये गोल्ड है, इन धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। तो इसके द्वारा ये कॉपर यानी कौन कौन सी धातुओं का निष्कर्षण करते हैं? कॉपर, जिंक, टिन, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुओं का, गोल्ड जैसी धातुओं का निष्कर्षण इस विद्युत अपघटनीय परिष्करण के द्वारा किया जाता है। इस विधि में हम एक आयताकार टैंक लेते हैं, इसमें एक आयताकार टैंक लेते हैं और इस टैंक में अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघटक के रूप में भर लेते हैं और इसमें दो इलेक्ट्रोड, इनमें अशुद्ध धातु की पतली परत एनोड, अशुद्ध धातु की पतली परत होती है एनोड और शुद्ध धातु की एक पतली परत होती है कैथोड।
के रूप में लेते हैं। तो जैसे ही हम अम्लीकृत कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो अशुद्धियाँ होती है वो एनोड की तली में एकत्रित हो जाती है, विलेय अशुद्धियाँ एनोड की तली, और उतनी मात्रा में जो अविलेय अशुद्धियाँ होती है वो एनोड तली पर इकट्ठी हो जाती है, उनको एनोड पंख कहते हैं, और शुद्ध धातु है वो कैथोड पर एकत्रित हो जाती है। तो इस प्रकार से इस विधि का ये नामांकित चित्र सहित और विधि का वर्णन है, आप लिख सकते हैं और इसका नामांकित चित्र बना सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह से चित्र सहित और इसकी विधि का वर्णन सहित इसको आपको नोट करना है। और इसके हमने नोट्स भी इसे, और यदि आपको नोट्स चाहिए तो प्रत्येक चैप्टर के हेडिंग बाई हेडिंग टेलीग्राम चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएंगे, सभी नोट्स मिल जाएंगे आपको, और अच्छी तरह से लिखे हुए हैं और आपको डिटेल में है, और उनके अलावा एक भी प्रश्न नहीं जाएगा कहीं भी एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छी तरीक़ा से बनाए हुए हैं। तो आप विशेष जो का टेलीग्राम के द्वारा और नोट्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका आज का जो मैटर है वो यहीं पर विद्युत अपठनीय परिष्करण विधि के पर समाप्त होता है। तो इसको